हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नैना की शादी विराज से होती है। विराज और उसके पिता मनोहर की गांव में कपड़ों की दुकान होती है। नैना आते ही ससुराल में स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाने लगती है, जिन्हें खाकर उसकी सास लीला तो उसकी दीवानी ही हो जाती है। हाँ, वाह 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 बहू रानी, तुम्हारे हाथों के बने ये मजेदार मजेदार पकवान तो एकदम लाजवाब है। हाँ, ये मटर और प्याज की कचौरी, ये छोले समोसे, ये सोन पापड़ी, वड़े, गुलगुले, खीर, आहा हा हा हा, मजा ही आ गया। लीला, कुछ सीखो अपनी बहू से, क्या बढ़िया खाना बनाती है ये। क्या पापा जी, आप भी ऐसा मत कहिए, माँ जी भी अच्छा खाना बनाती हैं। नैना बहू, मनोहर जी सही कह रहे हैं। तुम जिस प्रकार खाना बनाती हो वो सच में बेहतरीन होता है। खाना बनाने के मामले में सच में तुमसे बेहतर कोई नहीं। इन पकवानों को खाकर तो मन ही नहीं भर रहा है नैना। वाकई में तुम भी कमाल हो, और तुम्हारे हाथों से बने ये पकवान भी। धन्यवाद विराज, ये लो ना और खाओ। तुम और पापा जी दिन रात दुकान पर मेहनत करते हो, आराम से खाओ और मजे लो। खाना हड़बड़ी में नहीं, आनंद उठाते हुए खाना चाहिए, तभी हमारी सेहत अच्छी होती है। हाँ नैना बहू, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। नैना के पकवानों से सभी घर में बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जब उसकी मुंह दिखाई की रस्म होती है, तभी घर पर आस पड़ोस की औरतें आती हैं और नैना का चेहरा देखकर वो सभी उसकी खूब तारीफ करती हैं, और खाना खाने के बाद तो और भी ज्यादा तारीफें करती हैं। अरे वाह नैना बहू, चेहरा तो है ही सुंदर, लेकिन साथ ही तुम्हारे हाथों में तो साक्षात मां अन्नपूर्णा का वास है, तभी तो तुम इतना स्वादिष्ट खाना बना पाती हो। बिल्कुल सही कहा है तुमने जमुना। अरे लीला बहन, तुम्हारी बहू तो हीरा है, हीरा। काश हमारी बहुएं भी इसकी तरह ऐसा मस्त पकवान बना पाती, पर अफसोस वो ढंग की चाय ही बना ले तो शुक्र है। अब क्या बताऊं बहन, मैं हूं ही इतनी भाग्यशाली। धन्यवाद काकी जी, मैं अभी आप सबके लिए ना कोकम शरबत बनाकर लाती हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आप सबको। अरे वाह, हाँ बिटिया, लाला। सब कुछ कुशल मंगल चल रहा होता है कि एक दिन अचानक से विराज और मनोहर की कपड़ों की दुकान में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग जाती है और पूरी दुकान जलकर राख हो जाती है। खुशकिस्मती से विराज और मनोहर की जान बच जाती है। इतने बड़े नुकसान के बाद अब दोनों बाप बेटे बहुत दुखी और परेशान हो जाते हैं। पापा, अब हम क्या करेंगे? हमारी दुकान, हमारे खून पसीने की मेहनत सब जलकर राख हो गई पापा। पता नहीं बेटा, नियति ने क्या लिखा है हमारे। हे भगवान, न जाने किस मनहूस की नजर लग गई रे हमारी खुशियों पर। माँ जी, पापा जी, विराज, आप तीनों परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो हुआ अब उसका दुख मनाने से अच्छा नहीं रहेगा कि अब हम आगे क्या करें उसके बारे में सोचें जरा अब, और आगे बढ़ें। हाँ नैना, तुम सही कह रही हो। एक दिन अचानक से अखबार में नैना शहर में हो रहे मास्टर शेफ ऑफ द ईयर नाम के टीवी शो का इश्तिहार पढ़ती है, जिसके बाद वो अपने ससुराल वालों से मास्टर शेफ बनने की इच्छा जाहिर करती है। मास्टर शेफ? हाँ विराज, मास्टर शेफ। मैं इस टीवी शो में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ और अपनी जी जान लगाकर मास्टर शेफ बनना चाहती हूँ। एक बार मैं मास्टर शेफ बन गई तो मैं अपने सपनों के साथ साथ बहुत सी चीज़ें हासिल कर लूँगी और हम पर आई ये सारी मुसीबतें भी मिट जाएंगी। लेकिन नैना बहू, ये सब सही रहेगा? तुम ये सब कर पाओगी? लीला, नैना बहू में वो बात है, वो जोश, वो जज्बा है जिसके चलते वो ये कर लेगी। मुझे उस पर पूरा यकीन है। नैना बहू, जाओ, कर लो अपने सपनों को साकार और जीत कर ही ले आना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच पापा जी। ऑल द बेस्ट नैना। ऑल दी बेस्ट बहू। थैंक यू विराज। थैंक यू माँ जी। नैना गांव से शहर के लिए रवाना हो जाती है और वो मास्टर शेफ ऑफ द ईयर इस कंपटीशन वाले टीवी शो में हिस्सा लेने के लिए पहले ऑडिशन देती है, जिसमें वो पास हो जाती है और यूं ही वो हर एक पड़ाव को पार कर करके फाइनल के 2 राउंड्स तक पहुंच जाती है। नैना, तुम वाकई में बहुत ही काबिल मास्टर शेफ बन सकती हो, इसलिए तुम फाइनल में अपना बेस्ट देना। यस सर, मैं ज़रूर अपना बेस्ट दूंगी। पूरे 5 फाइनल प्रतियोगी होते हैं, जिनमें से एक साक्षी नाम की होती है। वो नैना से बहुत जलती है और वो उसे हराना चाहती है।
ये नैना की बच्ची एक टफ कॉम्पिटिटर है। अगर फिनाले राउंड में ये रही तो सबकी छुट्टी कर देगी। इसे तो मुझे फिनाले राउंड से बाहर करना ही होगा और मैं जानती हूँ कि वो कैसे मुमकिन हो पाएगा। फिनाले के फर्स्ट राउंड के पहले साक्षी नैना को जूस देती है। अरे नैना रुको तो, कहाँ भागे जा रही हो? वो कुछ नहीं, बस आज जो रेसिपी बनाने वाली हूँ ना उसे एक बार याद करके बस वही मतलब तैयारी कर रही थी ठीक से, ताकि टाइम के पहले ही उसे बना दूँ। ये सब तो होता ही रहेगा। तू ये ले, ये जूस पी। इस जूस को पीकर तुझे ताकत मिलेगी और तू फिनाले के फर्स्ट राउंड में और भी अच्छे से रेसिपी बना पाएगी। नहीं साक्षी, मैंने ना अभी अभी जलजीरा सोडा पिया है, थैंक यू सो मच। ओफो तू भी ना, ये ले एटलीस्ट एक घूंट तो पी ले। ओफो ठीक है, दे दे, पी लेती हूँ मेरी माँ। ये ले। नैना उस जूस को पीती है और आगे चली जाती है। बेचारी नैना, इसे तो ये पता ही नहीं था कि इस जूस में मैंने नींद की दवाई मिलाई थी, जिसके चलते अब रेसिपी बनाते बनाते ही ये सो जाएगी। और सेकंड राउंड में जाने से पहले ही फर्स्ट राउंड में ये मास्टर शेफ ऑफ द ईयर बनने की रेस से बाहर हो जाएगी। फर्स्ट राउंड शुरू हो जाता है और हर एक प्रतियोगी फटाफट अपनी रेसिपी बनाने लगता है, लेकिन उसी बीच अचानक से नैना को नींद आने लगती है, जिसके कारण उसे रेसिपी बनाने में बहुत दिक्कत होने लगती है। ओह नो, अब मैं क्या करूं? मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है? नहीं नैना, मास्टर शेफ ऑफ द ईयर बनना तेरा सपना है। इस सपने से तुझे विराज और पापा जी का बिजनेस भी ठीक करना है। नैना हिम्मत नहीं हारती और जैसे तैसे वो रेसिपी बना देती है और फिर सो जाती है। फर्स्ट राउंड में सबसे बेस्ट नैना की ही रेसिपी होती है। फिर अगले दिन सेकंड यानी कि सबसे आखिरी वाला फाइनल राउंड होता है। कल तो इसने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया था, लेकिन आज ये सेकंड फाइनल राउंड क्लियर नहीं कर पाएगी। साक्षी पहले से ही नैना की रेसिपी में से आधा सामान गायब कर देती है और जब सभी अपनी अपनी रेसिपीज बनाने लगते हैं तभी नैना देखती है कि उसकी रेसिपी को बनाने का आधा सामान तो है ही नहीं। हे भगवान, मुझे जो रेसिपी बनानी है उसका आधा सामान तो यहाँ है ही नहीं और अब मैं सामान मंगवा भी नहीं सकती। अब मैं क्या करूँ? वहाँ गाँव में और हर जगह सभी टीवी पर मास्टर शेफ ऑफ द ईयर का ये शो देख रहे होते हैं। नैना बहू काफ़ी परेशान लग रही है। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि नैना बहू अच्छे से पार कर ले ये राउंड और जीत जाए। हाँ लीला, नैना तुम कर सकती हो नैना। कम सामान होने के बाद भी नैना बहुत अच्छे से उस रेसिपी को बनाती है और वो ही मास्टर शेफ ऑफ द ईयर बनती है, जिसके बदले में उसे 50 लाख रुपए का इनाम और ट्रॉफी दी जाती है। नैना, कम सामान होने के बावजूद भी तुमने अपने तरीके से एक स्वादिष्ट रेसिपी तैयार की। यही तो है एक असली मास्टर शेफ की पहचान। जी मास्टर शेफ, धन्यवाद। नैना को टीवी पर जीतता देख उसके परिवार वाले बहुत खुश हो जाते हैं और साक्षी के मुंह पर हार का जोरदार तमाचा पड़ता है। नैना मास्टर शेफ बनने के बाद बहुत अमीर हो जाती है और वो विराज और मनोहर को भी पैसों की मदद करती है, जिसके बाद वो दोनों भी अपना बिजनेस फिर से चलाने लगते हैं और इस प्रकार नैना के मास्टर शेफ बनने से सब कुछ फिर से ठीक हो जाता है। सुरेखा अपनी सास उषा और ससुर वनराज के साथ रहती है। उसका पति राजेश एक पुलिस ऑफिसर होता है और वो शहर में अपनी ड्यूटी पर होता है, इसीलिए वो छुट्टी मिलने पर ही गांव में आया करता है। एक दिन सुरेखा, उषा और वनराज तीनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि पूरे 6 महीने बाद अब राजेश घर पर आने वाला था। अब क्या बना रही हो बहू? माँ जी, मैं मटर पुलाव बना रही हूँ। राजेश जी को बहुत पसंद है ना, इसीलिए। बहुत खूब बहू। वैसे भी हमारी बहू रानी के हाथ के मटर पुलाव किसे नहीं पसंद। जो कोई भी सुरेखा बहू के हाथ के मटर पुलाव खाता है वो सीधा अमृत खा लेता है। सही कहा जी आपने। धन्यवाद बाबूजी। काश हम भी शहर में राजेश के पास रह सकते, लेकिन आपकी तबीयत वहाँ खराब हो जाती है, इसीलिए हमें यहाँ गांव में ही रहना पड़ता है जी। हाँ सुरेखा, अब क्या ही कर सकते हैं। खैर वो सब छोड़िए और आप दोनों अभी के अभी तैयार हो जाइए। बाबूजी, मैंने आपका वो पीला कुर्ता निकाल दिया है, उसे पहन लीजिए। और माँ जी, आप वो रानी कलर वाली साड़ी पहनिए। ठीक है बहू, लेकिन तू कब तैयार होगी बहू? मैं हो जाऊंगी तैयार, पहले आप दोनों तो होइए। चलो ठीक है बहू।
सभी खुशी से राजेश का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अचानक से उन्हें खबर मिलती है कि राजेश का गांव आते समय एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये खबर सुनकर तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारा राजेश हमें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता। राजेश, तू कहाँ चला गया रे बेटा? अरे तनिक मिल के जाता अपनी माँ से। ये राजेश बेटा, राजेश लौट आना बेटा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप मुझे इस तरह अकेला छोड़कर चले जाओगे राजेश। ये बहुत गलत किया आपने। राजेश जी, लौट आइए ना, हम सब आपकी राह देख रहे हैं। राजेश की मौत के बाद अब घर पर काफी आर्थिक समस्या होने लगती है, क्योंकि राजेश ही था जो कमाकर पैसे भेजता था। वनराज के पास एक बैलगाड़ी थी जिसे चला चला कर वो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ा करता था और उसी के जरिए पैसे कमाकर उसने अपने बेटे राजेश को पढ़ाया लिखाया भी। लेकिन अब वनराज अपनी तबीयत के कारण कुछ काम भी नहीं कर पा रहा था। सुरेखा और उषा पूरे गांव में काम की तलाश करते हैं, पर उन्हें कहीं भी काम नहीं मिलता। बहू, अब हम क्या कर सकते हैं? हमें तो कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा है। हाँ माँ, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे। माँ, क्यों ना हम मटर पुलाव बेचें? आप सभी कहते रहते हो ना, मेरे हाथ का मटर पुलाव अगर बेचने जाओ तो पूरा गांव दीवाना हो जाएगा उसका। अरे हाँ बहू, ये तो बहुत ही बढ़िया सुझाव है। तू मटर पुलाव बेच सकती है। हम दोनों सास बहू मिलकर ये काम जरूर कर सकते हैं। हाँ माँ जी, इसके जरिए काफ़ी अच्छे पैसे भी कमाए जा सकते हैं, क्योंकि गांव में ऐसे कई सारे ठेले और ढाबे वाले हैं जो कोई ना कोई खाद्य पदार्थ बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। हाँ बहू, लेकिन हम मटर पुलाव को बेचेंगे कहाँ? हमारे पास ना तो ठेला खरीदने के पैसे हैं और ना ही ढाबा खोलने के। हाँ माँ जी, वो भी एक परेशानी है। उषा और सुरेखा अब इसी सोच में पड़ जाते हैं कि वो दोनों अब मटर पुलाव बेचेंगे तो कैसे बेचेंगे। तभी अचानक से उषा को वनराज की बैलगाड़ी दिखाई देती है। हमारी बैलगाड़ी कब काम आएगी? वैसे भी राजेश के बाबूजी तो इसे अब चलाने से रहे। हम इस बैलगाड़ी को ही अपने ढाबे का रूप दे देंगे, क्यों बहू? हाँ माँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो तय रहा, अब हम दोनों अपना बैलगाड़ी का मटर पुलाव ढाबा खोल कर ही रहेंगे। हाँ सुरेखा बहू। उषा और सुरेखा अब बैलगाड़ी को एक ढाबे का रूप दे देते हैं और उस पर सवार होकर मटर पुलाव बेचने लगते हैं, जिसके बाद वो लोग मटर पुलाव खाकर उनकी खूब तारीफ करते हैं। वाह वाह, क्या मटर पुलाव है! सच में इसका स्वाद एकदम अमृत समान है। इस मटर पुलाव से मुझे मेरी नानी की याद आ गई। वो भी बिल्कुल ऐसे ही मटर पुलाव बनाया करती थी। आज के इस मिलावट वाले ज़माने में ऐसे मटर पुलाव खाने को मिलना मानो रेगिस्तान में पानी मिलने के बराबर हो चुका है। बहुत खूब, सच में कमाल का बनाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। उषा और सुरेखा दोनों का मटर पुलाव का ये छोटा सा कारोबार बहुत अच्छे से चलने लगता है, लेकिन इनके इस कारोबार के कारण गांव के अन्य ढाबे वालों को तकलीफ होने लगती है, क्योंकि उनके पास ग्राहकों का आना जाना बहुत कम हो जाता है और सभी गांव वाले बस उषा और सुरेखा के मटर पुलाव को ही खाते रहते हैं। इन दोनों सास बहू ने हमारे नाक में दम करके रख दिया है। और नहीं तो क्या, हमें इनके बैलगाड़ी मटर पुलाव ढाबे को बर्बाद करना होगा। लेकिन हम वो करेंगे कैसे? आज ही हम उन दोनों की बैलगाड़ी चुरा लेंगे। बैलगाड़ी के बगैर वो दोनों मटर पुलाव बेच ही नहीं पाएंगी। बिल्कुल सही कहा। उसके बाद वो तीनों क्रूर ढाबे वाले अब उषा और सुरेखा की बैलगाड़ी चुरा लेते हैं और उसे कहीं छुपा देते हैं, जिसके बाद अपनी बैलगाड़ी गायब होने पर दोनों काफी चिंतित हो जाती हैं। हे भगवान, अब हम क्या करें बहू? बैलगाड़ी के बिना हम मटर पुलाव बेचेंगे कहाँ? हमारे पास जितने पैसे इकट्ठा हुए थे हमने सारे जरूरी चीजों में तो खर्च कर दिए। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, हम यहीं पर हिम्मत नहीं हार सकते हैं,
गांव वालों को हमारा मटर पुलाव पसंद आने लगा है और हमें गांव वालों के लिए तो ये मटर पुलाव बेचना ही होगा। हम चाहे मटर पुलाव को अब बैलगाड़ी पर बेचें या उन्हीं सड़क पर, वो हमारे मटर पुलाव को खाने ज़रूर आएंगे। हाँ बहू, तूने ये बात तो सही कही है। सुरेखा और उषा अब सड़क पर ही मटर पुलाव बेचते हैं और तभी गांव वाले उनके मटर पुलाव को खाने आ जाते हैं। देखा माँ जी, मैंने कहा था ना आपसे, ग्राहक आएंगे। हाँ बहू। बैलगाड़ी चुरा लेने के बावजूद भी दोनों सास बहू की तरक्की जारी है। ये देखकर उन तीनों ढाबे वालों की जलन बढ़ जाती है और अब वो तीनों चुपके से सास बहू के मटर पुलाव में मिर्च पाउडर मिला देते हैं, जिसके बाद वो मटर पुलाव खाने पर ग्राहकों को काफी तीखा लगता है और वो उससे खाने से मना कर देते हैं। इतना तीखा? अरे नहीं बाबा नहीं, हमें नहीं खाना ये तीखा मटर पुलाव। इतना तीखा? अरे नहीं बाबा नहीं, हमें नहीं खाना ये तीखा मटर पुलाव। हाँ, हम नहीं खाएंगे। ये लो तुम्हारे तीखे और बेस्वाद मटर पुलाव और खुद ही खा के बैठो तुम दोनों सास बहू। लेकिन हमारी बात तो सुनिए। अब बहू, ये मटर पुलाव अचानक से तीखा कैसे हो गया? तूने सही से तो बनाए थे ना? हाँ माँ जी, मैंने तो सही से बनाए थे, फिर भी न जाने कैसे। अब वो दोनों सास बहू बहुत चिंताग्रस्त हो जाते हैं क्योंकि तीखे मटर पुलाव की बात पूरे गांव में फैल जाती है, जिस कारण उनके ढाबे पर अब कोई भी ग्राहक आने से कतराने लगता है। एक दिन जब सुरेखा गांव की नदी के पास से गुजर रही होती है, तभी वो वहां पर 3 बच्चों को नदी में डूबते हुए देखती है और फौरन उन्हें बचाने के लिए नदी में छलांग लगा लेती है। वो उन तीनों को बचाकर उनके घर ले जाती है और उनके पिता को कोई और नहीं बल्कि वो तीनों ढाबे वाले ही होते हैं। सुरेखा ने अपने बच्चों की जान बचाई है, ये देखकर उन तीनों को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो तीनों उससे अपना गुनाह कबूल करके माफी मांगते हैं। आप तीनों ने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया है, लेकिन आप तीनों को अपनी गलती का एहसास सही समय पर हो गया है, ये जानकर मुझे अच्छा लगा। मैं आप तीनों को माफ़ कर रही हूँ, लेकिन आइंदा से किसी के बारे में ऐसा मत सोचिए और किसी पर जलने की जगह खुद को मेहनत करके इस काबिल बनाइए कि आप दूसरों से जल ही ना पाओ और खुद में कामयाब हो जाओ। हाँ सुरेखा जी, हमें माफ कर दो। इस तरह अंत में सब ठीक हो जाता है और वो तीनों सुरेखा को बैलगाड़ी वापस लौटा देते हैं, जिसके बाद सुरेखा और उषा फिर से मटर पुलाव बेचने लगते हैं और खूब तरक्की करती हैं। राधिका अपने पति अतुल और सास भैरवी और ससुर उदय के साथ रहती हैं। अतुल और उदय गांव की एक मिल में काम करते हैं। राधिका बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है, जिसे खाकर हर कोई उसकी तारीफों के पुल बांधता है। ये लीजिए अतुल जी, बाऊजी, आप दोनों का टिफिन। आज मैंने फूल गोभी की सब्जी, घी वाली रोटियां और कटहल का अचार, घर में बनाया हुआ श्रीखंड और सलाद दिया है। अच्छे से खाना। आप दोनों का भी दिन शुभ और मंगलमय रहे। धन्यवाद राधिका। राधिका बहू, इस टिफिन में से खाने की गर्मा गर्म महक को सूंघकर मेरा मन कर रहा है कि अभी सारा खाना खा जाऊं। सच में तुम्हारे हाथ के खाने का कोई जवाब नहीं, क्यों भैरवी? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो इससे भी अच्छा खाना बनाती हूँ। वो तो बात अलग है कि मैं काम नहीं करती, लेकिन एक बार अगर मैं रसोई के मैदान में उतर जाऊं तो अच्छे अच्छों की छट्टी कर दूंगी। हाँ नहीं तो। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर उतर जाओ एक दिन, हम भी तो देखें तुम्हारे हाथ के बने खाने का स्वाद। भैरवी अपनी बहू को उतना प्यार और इज्जत नहीं देती जितना कि अतुल और उदय देते हैं। माँ जी, मैं ज़रा बाजार होकर आती हूँ, थोड़ा सामान ख़त्म हो गया है ना, वो भी ले आती हूँ और साथ ही पानी के बताशे भी खाऊंगी। बड़ा मन हो रहा है आज मेरा पानी के बताशे खाने का। ओ महारानी, कोई ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की। अरे तू बाहर जाती है तो कुछ ना कुछ फालतू का खर्चा करके आती है। तू अपनी हद में रह, समझी ना? बहुएं घूंघट में छुप कर रहती हैं, वो घर के बाहर निकल कर यूं सैर सपाटा नहीं करती। बहू है तू, बहू बनकर रह, ज्यादा तितली की तरह उछल मत, वरना तेरे पंख काटने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ठीक है माँ जी। भैरवी राधिका को हर काम में रोक टोक करती है और उससे बस नौकरानियों की तरह काम करवाती रहती है और बस अपने जूते तले दबा कर रखती है।
एक दिन अचानक से मिल में आग लग जाती है और जैसे तैसे अतुल और उदय के साथ कुछ कर्मचारी अपनी जान बचाकर भागते हैं, लेकिन कुछ कर्मचारी वहीं मर जाते हैं। मिल को बहुत नुकसान होने के कारण मिल बंद हो जाती है, जिसके बाद अतुल और उदय काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ना जाने अब हमें नई नौकरी कैसे मिलेगी, घर के खर्चे और बाकी के जरूरी खर्चे हम कैसे चलाएंगे। बाबूजी, मैंने अपने दोस्त नवदीप से बात की है। उसने कहा है कि वो अपने मिल के मालिक से बात करेगा और हमें बताएगा अगर कोई काम होगा तो। ठीक है बेटा। अतुल बेटा, उदय जी, आप दोनों चिंता मत कीजिए। मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी और सारे व्रत रखूंगी। आप दोनों को जल्द से जल्द अच्छी नौकरी मिलेगी। आज बड़ा पछतावा हो रहा है, काश मैंने अपनी दुकान नहीं बेची होती, वरना आज मैं अपनी दुकान के सहारे तो अपने परिवार को संभाल पाता। बाबूजी, अब आप ये सब सोचकर अपने आप को और दुखी मत कीजिए। हाँ बाबूजी, पुरानी बातों को सोचकर कुछ नहीं मिलने वाला। आप भगवान पर भरोसा रखिए, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। राधिका को अब अपने परिवार की चिंता सताने लगती है और उसके दिमाग में एक सुझाव आता है। क्यों ना मैं टिफ़िन सर्विस शुरू कर दूं? पड़ोस की आशा भी वही करती है और उसके ज़रिए वो अच्छे खासे पैसे भी कमा लेती है, और तो और उन पैसों को जोड़कर मैं अपना एक छोटा सा कैंटीन भी खोल सकूंगी। राधिका अपने टिफ़िन सर्विस खोलने के बारे में घर वालों को बताती है और वो टिफ़िन सर्विस शुरू कर देती है और इस प्रकार घर के खर्च को वो संभालने लगती है। ये लीजिए बाबूजी, अतुल, ये किराए के पैसे और ये राशन के पैसे। धन्यवाद बहू, तुम्हारे कारण इस महीने का खर्चा निकल गया। हाँ राधिका, वरना हमें किसी और से पैसों की मदद मांगनी पड़ती। अरे, हम ये कह रहे थे कि आप दोनों जल्दी से काम ढूंढ लो। ये घर की बहू का यूं पैसे कमाना शोभा नहीं देता। राधिका धीरे धीरे पैसे जोड़कर अपने एक छोटे से कैंटीन को खोलती है, जहाँ पर ढेर सारे लोग आकर खाना खाने लगते हैं और उन्हें राधिका के हाथ का बना खाना बेहद पसंद आता है। अरे वाह वाह, दाल मखनी, क्या बात है। आहा, क्या दाल मखनी है, और ये प्याज के पराठे, आय हाय हाय हाय, मजा ही आ गया। अरे हाँ, सच में राधिका बहन, तुम्हारे हाथ का खाना तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, कैंटीन का खाना गांव के सारे कैंटीन से बहुत अच्छा है। अब तो मैं यहाँ अक्सर आऊँगी ताकि मैं आपके स्वादिष्ट खाने का आनंद उठा सकूँ। आते रहिएगा, धन्यवाद। राधिका की तरक्की को देखकर भैरवी को उससे काफी जलन होने लगती है। नहीं नहीं, राधिका इतना कमाने लगी है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये मेरी बहू नहीं, मेरी सास बन जाएगी। नहीं नहीं, घर की बहू कभी घर की मुखिया नहीं बन सकती। मुझे इसकी कैंटीन को बंद करवाना ही होगा, चाहे उसके लिए मुझे कितने भी पापड़ क्यों ना बेलने पड़े। भैरवी को पता चलता है कि राधिका को एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है। उस दिन वो राधिका को ढेर सारा काम दे देती है। माँ जी, क्या मैं आपके कमरे की सफाई कल कर दूं? वो आज मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। अगर मैंने उस ऑर्डर को पूरा नहीं किया तो मेरी कैंटीन का नाम भी ख़राब हो सकता है। वो ग्राहक जिन्होंने ऑर्डर दिया है वो गांव के बहुत नामचीन और अमीर आदमी हैं। अरे, तेरा ऑर्डर गया तेल लेने, मैं कुछ नहीं जानती। जाकर मेरे और उदय जी के कमरे की सफाई कर, और हाँ, उसके बाद थोड़ा सा हलवा भी बनाती जाना। आज मुझे देसी घी का हलवा खाने का बड़ा मन कर रहा है। लेकिन माँ जी। ये लेकिन वेकिन कहीं और जाकर, ये कहीं और जाकर कर। मेरे आदेशों का पालन तो तुझे करना ही होगा। मैं तेरी सास हूँ, समझी तू? ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। राधिका अब अपने घर के कामों में लग जाती है और भैरवी राधिका को ढेर सारे काम दे देती है, जिससे राधिका को बहुत देर हो जाती है और उसके हाथ से वो ऑर्डर चला जाता है, जिससे उसकी कैंटीन पर बड़ा असर पड़ता है। फिर एक दिन, पहली चाल तो कामयाब रही, अब दूसरी चाल चलने की बारी। इस बार मैं इसके कैंटीन का सामान ही चुराऊंगी। खाने की सामग्री से लेकर टेबल कुर्सी हर एक चीज चुराऊंगी और गायब कर दूंगी। अब इस सब के बाद कैसे चलाएगी राधिका अपना कैंटीन? उसे तब तो ना चाहते हुए भी अपना कैंटीन बंद करना ही पड़ेगा। अतुल और उदय को एक नई नौकरी मिल तो जाती है, लेकिन अचानक से उदय की तबीयत खराब हो जाती है। इसीलिए अतुल ही उस नई नौकरी को ज्वाइन करता है और उदय घर पर आराम करने लगता है।
एक रात भैरवी चुपके से जाकर राधिका की कैंटीन में से सारा सामान चुराती है और गायब कर देती है, जिसके बाद राधिका अगली सुबह सब कुछ गायब देखती है और परेशान हो जाती है। हे भगवान, सारा सामान कहाँ गायब हो गया? अब मैं क्या करूँगी? 1 घंटे में कैंटीन शुरू होने का टाइम हो जाएगा। ग्राहक क्या खाएंगे, कहाँ बैठेंगे? अब मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। राधिका को ना चाहते हुए भी अपने जमाए हुए पैसों को खर्च करके नया सामान और नए टेबल कुर्सी लानी पड़ती है। ऐसी एक के बाद एक भैरवी चाल चलती रहती है और राधिका के काम में मुश्किलें लाती रहती है, लेकिन राधिका उन सभी मुश्किलों को मात देती रहती है। उदय की तबीयत अब गुजरते दिनों के साथ कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगती है, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है और उसे सीने में इन्फेक्शन के कारण ऑपरेशन करने को कहा जाता है। तभी राधिका अपनी तरफ से जमाए हुए 1.5 लाख रुपए देकर उदय की जान बचा लेती है। मुझे माफ़ कर दो बहू, मैंने हमेशा तुझे दबाव में रखा, तेरे साथ बुरी तरह पेश आई, तेरी कैंटीन को बंद करने के लिए इतनी चालें चली, लेकिन आज तेरे कारण मेरा सुहाग, मेरा पति सही सलामत है। उसी कैंटीन के पैसों के कारण, जिस कैंटीन को बंद कराने के लिए मैंने इतनी चालें चली। माँ जी, आपने जो भी किया बहुत ज़्यादा गलत किया है, लेकिन मैं जानती हूँ आज आपको सच में अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और आपको माफ़ करने वाली मैं कौन होती हूँ? आप मेरी माँ हो। बस यही कहना चाहूँगी कि मुझे भी अपनी बेटी की तरह प्यार कीजिए। हाँ राधिका बेटी। उस दिन के बाद से भैरवी सुधर जाती है और राधिका से वाकई में प्यार करने लगती है और राधिका अपने परिवार के साथ के कारण जीवन में खूब आगे जाने लगती है। जसमीत अपने दोनों भाई धवल और वीरेन के साथ रहती है। धवल की शादी गायत्री से हुई होती है, वहीं वीरेन की शादी मनीषा से। दोनों भाभियां किसी काम की नहीं होती और घर का सारा काम बस बेचारी जसमीत ही किया करती। जसमीत बहुत अच्छा खाना बनाया करती और उसके हाथ का खाना खाकर सभी उंगलियां चाटते हुए रह जाते हैं। अरे वाह जसमीत, क्या दाल बनाई है! वाह, मजा ही आ गया। वाकई में इस खीर को खाकर तो मुझे माँ की याद आ गई। पापा को ये खीर बहुत पसंद थी, इसीलिए माँ हर हफ्ते बनवाया करती थी। माँ से ही तो सीखा है ये सब, उन्हीं के कारण आज मैं इतना स्वादिष्ट और लजीज खाना बना पाती हूँ भाई। हाँ जसमीत, हम दोनों भाभियां तो बहुत ही खुशकिस्मत हैं जो हमें तुम जैसी ननद मिली है। हम दोनों से भी अच्छा खाना बनाती हो तुम जसमीत, भगवान तुम्हें खूब खुशी दे। धन्यवाद गायत्री भाभी, धन्यवाद मनीषा भाभी। समय बीतता जाता है और एक दिन जब वीरेन और धवल किसी बिजनेस ट्रिप के चलते एरोप्लेन में सवार होकर कहीं जा रहे होते हैं, तब उनकी एरोप्लेन क्रैश हो जाती है और उन दोनों के साथ साथ अन्य यात्रियों की भी मौत हो जाती है, जिसके बाद मनीषा और गायत्री दोनों विधवा हो जाती हैं। हाय रे, मेरा सुहाग, मेरा पति, कहाँ चले गए आप? ये नहीं होना चाहिए था, हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। हमारे पतियों को हमसे क्यों छीन लिया आपने भगवान जी? अब हम दोनों कैसे जिएंगे? संभालिए अपने आप को भाभी, इतना रो रो कर दोनों की तबीयत खराब हो जाएगी। मनीषा और गायत्री से भी छोटी उम्र होने के बावजूद जसमीत अब कोई नया काम ढूंढने लगती है, लेकिन उससे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती, जिस कारण वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। हे भगवान, अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैं पैसे कैसे कमा पाऊंगी? भाभी और मैं, हम सब कैसे रह पाएंगे? नहीं नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं यूं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकती। क्यों ना मैं अपना एक छोटा सा ढाबा बनाऊं। मेरे पास पड़े हुए गहने अब किसी काम के नहीं, मैं उन्हें बेचकर अपना ढाबा खोलूंगी और उसके ज़रिए ही पैसे कमाऊंगी। नौकरी तो मुझे जल्दी मिलने से रही, अब परिस्थिति ही ऐसी है कि मुझे ना चाहते हुए भी गहनों को बेचना ही पड़ेगा। जसमीत अपने सारे गहने बेचकर अपना एक ढाबा बनवाती है और वहां पर वो दिन रात खाना बनाकर बेचती है और पैसे कमाने लगती है। जसमीत के कमाने से अब उसकी दोनों भाभियां मनीषा और गायत्री बहुत खुश हो जाती हैं। चलो अच्छा है गायत्री, जसमीत ने अपना ढाबा खोल लिया, हमें तो कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं अब। हाँ मनीषा, सही कह रही हो तुम। अब बस हम दोनों भाभियों को उस बेचारी ननद के पैसों पर ही राज करना है और ऐशो आराम की जिंदगी जीना है।
मनीषा और गायत्री दोनों को अपनी ननद की कुछ नहीं पड़ी होती। वो दोनों केवल अपना स्वार्थ ही देखते हैं और सारा काम, सारी मेहनत बेचारी जसमीत ही करती है। घर से लेकर बाहर के सारे काम भी जसमीत ही करती है और मनीषा और गायत्री बस दिन रात आराम फरमाती हैं। मनीषा भाभी, गायत्री भाभी, मैं आज जल्दी जाऊंगी ढाबे में क्योंकि आज एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है। एक फंक्शन में खाना भेजना है। क्या आप दोनों आज की सफाई और दोपहर का खाना बना दोगे? माफ़ करना, आज मैं नहीं बना पाऊंगी इसीलिए। अरे ऐसे कैसे नहीं बना पाओगी जसमीत? तुम्हें तो अच्छे से पता है ना कि गायत्री और मुझे आजकल कितनी परेशानी हो रही है। हम दोनों की तबीयत कितनी खराब रहती है, उसके बावजूद भी तुम हमें ये कह रही हो। हाँ जसमीत, हमारी तबीयत के बारे में तो सोचो एक बार। लेकिन भाभी, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सारे काम कर देती हूँ और उस ऑर्डर की आधी तैयारियाँ घर से ही कर देती हूँ। आप दोनों आराम कीजिए। हाँ जसमीत, बस दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय ला देना कमरे में। हाँ जसमीत, वो प्याज के पकौड़े भी तल देना। उन्हें खाते खाते ना चाय पियेंगे तो तबीयत भी ठीक हो जाएगी हमारी। ठीक है गायत्री भाभी। जसमीत की दोनों भाभियां उसे इस तरह नाटक करके घर के सारे करवाती हैं काम और अपनी फरमाइश भी पूरी करवाती हैं। और मासूम जसमीत को अपनी भाभियों की ये चाल समझ ही नहीं आती और वो दिल से अपनी भाभियों के लिए सब कुछ करती हैं और उन्हें ज़रा से भी तकलीफ महसूस नहीं होने देती हैं। एक दिन दोनों क्रूर भाभियां गायत्री और मनीषा आपस में एक दूसरे से कहती हैं, मनीषा, क्यों ना हम दोनों इस जसमीत के नाम की सारी जायदाद अपने नाम कर ले। ये घर, उसका ढाबा, सब कुछ। हमारे पतियों का हिस्सा तो हमारा ही है, लेकिन इस जसमीत के नाम पर भी अच्छा खासा हिस्सा है। हाँ हाँ गायत्री, बहुत ही अच्छा सुझाव है ये तो। एक बार हमने जसमीत के नाम का हिस्सा भी अपने नाम कर लिया तो सारी की सारी जायदाद हमारे नाम हो जाएगी। वही, फिर तो सोने पे सुहागा ही हो जाएगा। दोनों लालची भाभियां अब अपनी भोली भाली ननद को फंसाने का प्लान बनाती हैं और वो दोनों उससे जल्दबाजी में कुछ कागजों पर दस्तखत करवाती हैं। जसमीत को अपनी भाभियों पर पूरा भरोसा होता है, इसीलिए वो उन कागजों को गौर से पढ़ती भी नहीं है। लेकिन उसकी भाभियां अगले ही दिन उसे घर से बाहर निकाल देती हैं और सारी सच्चाई बताती हैं। क्या आप दोनों ने ये बहुत गलत किया है भाभी। आप दोनों ने मेरा भी हिस्सा छीन लिया। इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती हो आप दोनों मुझे? मैं आप दोनों के लिए इतना सब कुछ कर रही हूँ और आप दोनों ने मुझे आज उसका क्या सिला दिया। चल चल, ज्यादा बकवास मत कर और निकल यहाँ से। और हाँ, भूल कर भी यहाँ मत आना। दोबारा अपनी ये मनहूस शक्ल, समझ गई ना, मत दिखाना। जसमीत वहां से चली जाती है और अब उसके पास कोई रहने का ठिकाना नहीं था। अपनी भाभियों से मिले इस धोखे से वो बहुत टूट जाती है। जिन भाभियों के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, उन दोनों ने आज मुझे जीवन का सबसे बड़ा धोखा दिया है। ऐसा कैसे कर सकती हैं वो दोनों मेरे साथ? ये उन्होंने बहुत गलत किया है। मैं उन दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरे भोलेपन और मेरी अच्छाई का फ़ायदा उठाया है उन्होंने। आज अगर वीरेन भाई और धवल भाई होते ना, तो वो मुझे इस तरह घर से बाहर जाने ही नहीं देते और मेरा साथ देते। जसमीत फिर भी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो गांव में होने वाले एक कुकिंग कंपटीशन का विज्ञापन देखती है और उस पते पर पहुंचकर वो उस कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेती है। अरे वाह, सभी प्रतियोगियों में से सबसे कमाल, बेमिसाल और स्वादिष्ट खाना बनाया है जसमीत ने। कांग्रेचुलेशंस जसमीत, तुम बनती हो इस प्रतियोगिता की विजेता। क्या सच में? धन्यवाद सर। और इसी के साथ तुम्हें मिलता है ये 2 लाख रुपए का इनाम। खुश रहो। जसमीत की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। पूरा गांव उसके लिए तालियां बजाता है और वो अब इनाम में मिले हुए पैसों से गांव में अपना एक नया ढाबा बनवाती है और वहां पर वो स्वादिष्ट खाना बनाकर बेचने लगती है। गांव वाले फिर से उसके ढाबे में खाना खाने आने लगते हैं और फिर एक बार वो तरक्की करने लग जाती है। शायद ये मेरे दोनों स्वर्गवासी भाइयों की ही दुआ है, जिसका नतीजा स्वरूप मेरे साथ फिर से सब अच्छा ही हो रहा है। धन्यवाद भगवान जी। वहीं जसमीत की दोनों भाभियां दूसरे आदमियों से शादी करती हैं जो उन्हें धोखा देकर उनका सब कुछ लूट कर चले जाते हैं और दोनों सर पकड़कर रोती रह जाती हैं। उन दोनों ने जसमीत के साथ जो किया उसकी सजा उन्हें मिल जाती है और वही जसमीत ढेर सारे पैसे कमाकर जीवन में बहुत आगे निकल जाती है।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।